हार्मोनल हार्मोन्स का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन जीएफआर एंड रीनल ब्लड फ्लो। ये कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, मतलब हार्मोन में सबसे पहले बहुत से हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, एंडोथिलिन, एंजियोटेंसिन 2 और इसके अलावा एंडोथिलिन डिराइव्ड नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की और इसके अलावा एंडोथिलिन की। ये जो तीनों होते हैं ना, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन और एंडोथिलिन, ये तीनों क्या करते हैं, जीएफआर ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं। इन्होंने ना ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देना है, और जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और अल्टीमेटली जीएफआर हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, ये जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है ना, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम करता है। सिंपैथेटिक में भी क्या होता है, वो कंस्ट्रक्शन करते हैं और वो ब्लड फ्लो कम कर देते हैं। अब सिंपैथेटिक में भी माइल्ड सिंपैथेटिक इफेक्ट से कोई जीएफआर पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था। इसमें भी अगर बॉडी में कोई सीवियर कंडीशन नहीं ना हो जाती तब तक इसकी एक्टिवेशन से भी जीएफआर में इतनी कमी नहीं आती। अब हम आगे बात करते हैं एंडोथिलिन की। जो एंडोथिलिन है ना, वो क्या होता है, एक ऑटोकॉइड होता है, मतलब लोकल फैक्टर होता है, लोकली रिलीज होता है। अब निकलता कहाँ से, एंडोथीलियल सेल ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम होती है ना, अगर वहाँ वो डैमेज हो जाए किडनी की या किसी और टिश्यूज़ की, तो वहाँ से निकलता है। ठीक है, वहाँ से निकलता है और ये क्या करता है, ये निकलता है, रोल प्ले करता है हीमोस्टेसिस में, मतलब जो ब्लड है उसको रोक देता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा एंडोथिलिन लेवल है ना, और कुछ बाकी और डिजीज़ में भी बढ़ सकता है, जिसमें टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी है, एक्यूट रीनल फेलियर में, या वेस्कुलर इंजरी हो गई है, या क्रोनिक यूरीमिया हो गया। यूरीमिया एंड स्टेज किडनी को कहते हैं, रीनल डिजीज़ को कहते हैं। अब एंजियोटेंसिन 2 की बात करें तो एंजियोटेंसिन 2 अब ये जो है ना, सर्कुलेटरी हार्मोन भी है और लोकली ऑटोकॉइड भी है। क्यों, क्योंकि ये सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी बनते हैं, और इसके अलावा जो एंजियोटेंसिन 2 है, और इसके अलावा हमारी किडनी में भी एंजियोटेंसिन 2 बनते हैं। ठीक है, इसके जो एफरेंट आर्टरियोल्स पे ना इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होता, इस पर इफेक्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि वे वेजो कंस्ट्रक्टर है ना, तो इसका जो इफेक्ट होता है ना ज़्यादातर इस ई फ्रंट में होता है, ई फ्रंट की कंस्ट्रक्शन कर देता है। अब ये इसकी क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं करता, यहाँ पे ना वेजोडाइलेटर एक्ट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे एक्ट करते हैं, और वो इनकी वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होने देती है, ये ए फ्रंट वाले की। तो उसकी वजह से ये इस जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, और वो इस पर इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ई फ्रंट वाले पे एक्ट करता है। अब ये कहते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 निकलता कैसे है। एंजियोटेंसिन 2 निकलता कैसे है कि जब हमारी बॉडी में सोडियम कम है, सोडियम की कमी हो गई है, ठीक है, या रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस हो गई है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो कम, रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस हो गई है, या लो सोडियम है हमारी डाइट में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक्टिवेट हो जाता है रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम यूज हो जाता है। ब्लड में हमारे फ्लूइड में ना सोडियम की कमी है, उसकी वजह से रेनिन रिलीज होता है, रेनिन रिलीज होता है तो एंजियोटेंसिन 2 को जाके एक्टिवेट कर एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, और वो आगे से एल्डोस्टेरोन को पैक करता है, वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। इस तरह ये सब कुछ करवाते हैं। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, इसमें से ये वैजो कंस्ट्रक्शन कराता है ऑन द इफ्रेंट आर्टरियोल्स। अब ये इफ्रेंट आर्टरियोल्स में क्या करते हैं, अब ये यहाँ पे ना, जब यहाँ पे वैजो कंस्ट्रक्शन करा देंगे, उसकी वजह से ब्लड फ्लो तो कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो वापस ब्लड आ रहा है ना, वो कम हो जाता है, लेकिन जो जीएफआर है वो ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अकोमुलेट होने लग जाता है वाटर, जो इसने बाहर जाना था तो वो अकोमुलेट होने लग जाता है, उसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है और ये जीएफआर बढ़ जाती है। लेकिन हमारे पास जब यहाँ से ब्लड आ रहा है, उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें तो ये क्या करते हैं, जब जीएफआर को ना मेंटेन करते हैं। अब जब एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा होता है ना, तो ये जीएफआर को कम होने से रोकते हैं। तो जब जीएफआर कम होगी ना, अगर इन केस हमारे पास ना लो डाइट है, या या वॉल्यूम की डिप्लेशन हो गई है, उसकी वजह से जीएफआर को कम नहीं होने देती, उसकी यहाँ पे एक्ट करती है, वैजो कंस्ट्रक्शन कराती है, जीएफआर को इंक्रीज़ कर देती है। इस तरह जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, यूरिया और क्रिएटिनिन, वो बॉडी में अकोमुलेट नहीं हो पाते और उनकी एक्सट्रेशन होती रहती है। क्योंकि अगर जीएफआर कम हो जाए तो उसकी वजह से तो फिल्ट्रेशन नहीं होगी और वो बॉडी में अकोमुलेट होने लग जाएंगे।
इस एक तो ये काम करती है कि वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सट्रीशन कराती है, दूसरा क्या करती है कि ये सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करता है, ये सोडियम और वाटर की ना रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर इंक्रीज़ कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो हमारा डिक्रीज़ हुआ था वो नॉर्मल हो जाता है। इस तरह ये एंजियोटेंसिन 2 ऑटो रेगुलेट करता है जीएफआर को। अब आगे बात करते हैं एंडोथेलियल डिराइव्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। एंडोथेलियल डिराइव्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, अब ये कैसे काम करता है। ये भी ये वेजोडायलेटर है। यहाँ पे भी जैसे इसने एक्ट किया था। ठीक है, ये वेजोडायलेटर है तो ये क्या करेगा, ये हमारी जो जीएफआर है ना उसको इंक्रीज़ कर देगा और हमारे रीनल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को वो कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम कर देगा क्योंकि डायरेक्टर है। जब यहाँ पे वो रेजिस्टेंस कम कर देगा तो ब्लड ज़्यादा आएगा तो हमारी जीएफआर अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएगी। इसने रेजिस्टेंस को कम कर देना है, ब्लड ज़्यादा आएगा, फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से ये यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा और जीएफआर हमारी ज़्यादा हो जाएगी। वो कहते हैं कि ना हम बास पेशेंट्स में ना यूज़ करते हैं, बास पेशेंट्स में ना ये जो हम ड्रग्स जो यूज़ करते हैं ना, इसको ऐसी ड्रग्स दें जो इसको इनहिबिट कर दे, कि इसको नाइट्रिक ऑक्साइड को इनहिबिट कर दे। उन पेशेंट्स में ना उनमें क्या होता है, जीएफआर कम हो जाती है। ठीक है, अब जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं और जिनमें आर्थेरोस्क्लेरोसिस हुआ होता है ना, उनकी ब्लड वेसल्स है ना, ये जो वेजोडायलेटर है वो निकलता नहीं है। उनकी वजह से क्या होता है, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है। अब आगे बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ब्रेडिकिनिन्स की। प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकिनिन क्या करते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड ने काम किया था। इसने भी रेजिस्टेंस को कम कर देना, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारी जीएफआर ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो कहते हैं कि ना इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा ब्लड फ्लो या जीएफआर मेंटेन करने में नहीं होता। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन या ब्रेडिकिनिन है, इनका जो इफ़ेक्ट होता है ना, ज़्यादातर जो यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होनी है ना, जो अदर फैक्टर्स ने करानी है जैसे एंजियोटेंसिन 2 या अदर कोई फैक्टर्स, उस वेजो कंस्ट्रिक्शन को रिलीव करना होता है। ठीक है, अब हम अगर ऐसी कोई डिज़ीज़ को यूज़ करें ना, जैसे मेडिसिन एस्प्रिन वगैरह या ब्रूफन का यूज़ करें ना, वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से इनको कहते हैं, एस्प्रिन को कहते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, तो उसकी वजह से जीएफआर कम हो जाती है। वॉल्यूम डिप्लीशन या सर्जरी के बाद ना हम ये देते हैं एस्प्रिन वगैरह, तो उसमें क्या होता है, जीएफआर इनकी कम हो जाती है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होती। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं हुई तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई तो ब्लड नहीं आया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है तो जीएफआर भी कम हो जाएगी।